Hello friends, welcome you all in our online learning platform Let's Study India। आज के इस वीडियो में हम सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, कैसे ये यूज करता है, क्यों ये हमारे लिए यूजफुल है, इसका हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, क्या इसके प्रिंसिपल्स हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में, ये सारी डिटेल्स हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो हम बात कर लेते हैं कि सेंट्रीफ्यूगेशन नाम से भले ही आप इस चीज को नहीं पहचान पाते होंगे, बट अभी मैं आपको एक बात बताऊंगी तो आपके दिमाग में एक आइडिया आ जाएगा कि ओ हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। याद है, मम्मी लोग, दादी लोग, कोई भी क्या करती हैं, घी निकालती हैं, मलाई से घी निकलता है। वो प्रोसीजर आप सबने कभी ना कभी तो देखा ही होगा, आपको याद होगा ही होगा। तो बस वही प्रोसीजर जो है उसी को हम सेंट्रीफ्यूगेशन कह सकते हैं। अब उसमें क्या है, बहुत सी एडवांसमेंट आ गई हैं। जो चीजें हाथ से की जाती थी, मतनी से मत के की जाती थी, वो आज हम मशीन से करते हैं। उसके लिए क्या हो गया, हमारे पास एक मशीन आ गई है। क्यों? टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही है। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो किसी चीज पे बहुत ज्यादा टाइम देना चाहता है। आजकल क्या है, हम चाहते हैं कि चीजें जितनी जल्दी, जितने अच्छे से और बहुत ही जल्दी कम टाइम में हो जाए और बहुत एक्यूरेट हो जाए, वही बेस्ट है। तो बस इसीलिए, इसी रीजन से क्या हुआ कि ये सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन का निर्माण किया गया, जिससे अभी क्या है, हमें कोई भी चीज का सेपरेशन करना होता है, अलग करना होता है चीजों को, तो हम क्या कर लेते हैं, इस सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन का यूज करते हैं और यूज करके चीजों को सेपरेट कर लेते हैं। तो आपको पता होगा कि सेंट्रीफ्यूगेशन जो हाथ से किया जाता था, जो मथनी वाला काम किया जाता था, जिसमें मलाई से घी निकलता है, उसमें क्या होता था, एक बहुत ही प्रिमिटिव और बहुत ही सिंपल सा फंडा है। भले इसके पीछे का फंडा मम्मी लोग को, दादी लोग को नहीं पता हो, लेकिन फिर भी वो काम करते थे। इससे क्या प्रूफ होता है, हमारे यहाँ साइंस तो ऑलरेडी बहुत पुराने समय से बहुत इवॉल्व है। बस क्या हुआ, उसके पीछे के रीजंस को, वो जो साइंस इवॉल्व है उसको बताने वाला कोई नहीं था। तो धीरे धीरे क्या हुई, चीजें एडवांस होती गई, नए नए साइंटिस्ट आते गए, नए नए लोग आते गए, चीजों को डिस्कवर करते गए और उन्होंने कहा कोई भी साइंस आप देख लो, जो भी चीजें आज के टाइम में हम यूज करते हैं, उन सब का प्रिमिटिव फॉर्म मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ साइंस बहुत पहले से इवॉल्व था। देखो, रामायण देखा है, महाभारत देखा है, सब देखा है ना। रामायण वगैरह में क्या होता था, लोग मर जाते थे, उनको जिंदा कर दिया जा रहा, हाथें कट जा रही है, जुड़ जा रहा है, गला कट रहा है। सर्जरीज उसी टाइम में कितनी इवॉल्व थी, उसी टाइम में सर्जरीज कितनी इवॉल्व थी। जो रावण था, वो अपने यान से जो उड़ के 7 समुंदर पार आके सीता जी को लेके गया था, वो यान क्या है, वो आज जो हम प्लेन में बैठ के उड़ रहे हैं। तो आप सोचो ना, उस टाइम में कितनी एडवांस थी चीजें, कितनी एडवांस टेक्नोलॉजीज थी। तो साइंस पहले से ही बहुत इवॉल्व था। उसका एक एग्जाम्पल ये भी है, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक्स। क्या करते, कोई कंटेनर लेती थी मम्मी लोग, उसमें क्या करती थी, मक्खन को डाल देती थी और मलाई को डाल देती थी और उसको सेंट्रीफ्यूज करती थी। एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम मथनी कहते हैं, उसको ऐसे 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 करती। ऐसे ऐसे करने का मतलब क्या है, ऐसे ऐसे करने का मतलब है कि हम इसको क्या कर रहे हैं, राउंड 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 रोटेट करा रहे हैं। ये रोटेट कराने से क्या होता है, ये रोटेट कराने से क्या होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, जब हम इसको रोटेट कराते हैं तो एक, मान लीजिए यहां पे ये है, ये एक कंटेनर हो गया, ठीक, इसमें हमने डाला हुआ है। हालांकि कंटेनर ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, बट मैं आपको समझाने के लिए चीजें दिखा रही हूं कि मान लीजिए यहां आया, ठीक है, ऐसे मथनी टाइप का। अब इसको राउंड 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 घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। इस घुमाने से क्या होता है, एक फोर्स जनरेट होता है। उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो जनरेट हो रहा है। ठीक, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, जो सेंटर से, जो इस मेन एक्सिस से, सेंटर एक्सिस से बाहर की तरफ पार्टिकल्स के ऊपर एक फोर्स लगता है, वो कहलाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। साथ में ही क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। हम सबको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो हमेशा एक्ट
करता है हर ऑब्जेक्ट पे हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता रहता है। हम यहाँ खड़े हैं, हमारे ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तभी तो हम ऐसे खड़े, नहीं तो उड़ने लगते हैं, ऐसे ऐसे इसमें उड़ते रहते हैं हम, ठीक। हम चीजों को ऐसे उछालते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस पेन को उछाला, क्यों नीचे गिरा? क्योंकि नीचे की तरफ इसको कौन खींच रहा है? इसको खींचने वाला नीचे की तरफ कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इसमें भी क्या हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। पेन को फेंका, पेन तो भाई आया नीचे, गिरा आराम से, क्यों? क्योंकि छोटा सा है, बहुत ज्यादा इसका मास नहीं है। लेकिन ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा बड़ा होता है, जितना हैवी पार्टिकल्स होते हैं, उस पर उतना ज्यादा फोर्स लगता है। अभी किसी इंसान को फेंक के देखो, गिरेगी तो आवाज भी बहुत तेज आनी, चोट भी बहुत तेज लगनी, और ऐसा जाएगा फट से नीचे आएगा, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, देखिए इसमें क्या होंगे, कुछ जो दूध वाले पार्टिकल्स होंगे, कुछ दूध वाले पार्टिकल्स होंगे और कुछ मक्खन वाले पार्टिकल्स होंगे। तो जो दूध वाले पार्टिकल्स हैं उनकी डेंसिटी ज्यादा है, उन पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी तब ज्यादा लगेगा, और वो जो डेंसिटी ज्यादा वाले होंगे वो नीचे की तरफ आएंगे। और जो मक्खन के पार्टिकल्स होंगे, जो मक्खन निकल रहे हैं, उनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, वो लाइटर इन वेट होते हैं, वेट भी उनका बहुत कम होता है, तो वो क्या करते हैं, वो ऊपर ही रह जाते हैं, ठीक। जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो नीचे आकर के बैठ गया, लेकिन जिसकी डेंसिटी कम हो गई, जिसका वेट कम है, जो है लाइटर वेट का है, वो क्या कर रहा है, वो ऊपर ही रह जा रहा है। और क्या हुई चीजें साफ, जो इसके पहले क्या था, मक्खन और दूध आपस में मिला हुआ एक फॉर्म में था, मलाई के फॉर्म में। अब हमने क्या किया, उसको खूब गोल 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 घुमाया, सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स लगाया, उस पर थोड़ी मेहनत करी हमने। जब मेहनत हमने कर दी तो क्या हो रहा है, चीजें सेपरेट हो गई। क्या हो गई? सेपरेट हो गई, अलग हो गई। तो अलग हो गई तो जो दूध है वो नीचे आकर के बैठ गया, और जो मक्खन है वो ऊपर सेपरेट हो गया, और हम उसको अलग कर लिए, ठीक। ये है प्रिमिटिव टाइप का सेंट्रीफ्यूगेशन। अभी भी हम क्या करते हैं, अभी भी हम यही काम कर रहे हैं, चीजों को उनके डेंसिटी के हिसाब से सेपरेट करते हैं। जो हैवियर डेंसिटी के होंगे, जिनका वेट ज्यादा होगा, वो नीचे चले जाएंगे। उससे ऊपर जो पार्टिकल्स रहेंगे उनकी डेंसिटी नीचे वाले से कम रहेगी, उससे ऊपर जो रहेंगे उनकी डेंसिटी उससे भी कम रहेगी। इसी बेसिस पे तो हम कहते हैं कि जो सेंट्रीफ्यूगेशन है वो जिसके अंदर होता है उसको हम सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। और ये सेंट्रीफ्यूज जो काम कर रहा है, ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है, इस प्रोसेस को हम सेंट्रीफ्यूगेशन कह रहे हैं। जिसमें काम हो रहा है, जिस इंस्ट्रूमेंट में काम हो रहा है उसको सेंट्रीफ्यूज कह रहे हैं। जिसमें ये पूरी प्रोसेस, और पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन कहेंगे। और ये किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, तो ये किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, ये सेडिमेंटेशन के प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। अभी मानिए क्या होगा कि हम क्या करें, एक यहाँ पे बड़ा सा बर्तन ले ले या बाल्टी ले ले, उसमें ढेर सारे पत्थर डाल दे, ढेर सारी मिट्टी डाल दे, बालू डाल दे, सब कुछ डाल दिया, ठीक। तो हम क्या करेंगे, पत्थर को तो हम हाथ से भी निकाल सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, ठीक। और क्या होगा, हाथ से निकाल के उसको हमने अलग कर दिया, भैया पत्थर तो निकल गया। अब बचा है बालू और मिट्टी के मॉलिक्यूल्स। कुछ मिट्टी के मॉलिक्यूल्स इतने ज्यादा माइन्यूट होंगे, इतने ज्यादा हल्के होंगे, इतने ज्यादा पतले होंगे कि वो पानी में घुल जाएंगे, ठीक। फिर हम क्या कर सकते हैं, फिल्टरेशन भी कर सकते हैं। फिल्टरेशन में क्या करेंगे, एक फनल लगाएंगे, उसमें फिल्टर पेपर लगा देंगे, पानी को उसमें से छान देंगे, जैसे हम अपने घर पे छन्नी से छानते हैं चीजों को, चाय बनाते हैं तो फिर छान देते हैं। तो जो भी चीजें रहती हैं वो चाय पत्ती वगैरह जो रहता है छन के बाहर आ जाता है, बाकी जो हमें सिर्फ और सिर्फ लिक्विड मिल जाता है चाय के रूप में, उसको हम पी लेते हैं। लेकिन अब आप सोचिए कि क्या जो दूध, मतलब जो चाय था, वो जो पहले हमने दूध लिया था व्हाइट कलर का, वैसा ही दिख रहा है? नहीं, क्योंकि उसमें कुछ पार्टिकल्स अब घुल चुके हैं, उसमें हमें मीठा टेस्ट भी आ रहा है, तो मतलब शुगर के भी पार्टिकल्स। तो जब ऐसी चीजों को हमको दो मिसिबल लिक्विड्स को, दो मिसिबल सबस्टेंस को, दो मिसिबल मॉलिक्यूल्स को जब सेपरेट करना होता है, तब हम किसको यूज करते हैं, तब हम इस मशीन का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इस मशीन के पास वो सारी खासियत है जो हम हाथ से नहीं कर सकते। एक तो जितनी स्पीड पे चाहे उतनी स्पीड पे इसको घुमा सकते हैं, घुमा के चीजों को सेपरेट आउट कर सकते हैं उनके डेंसिटी के हिसाब से। दूसरी चीजें क्या है इसमें, यहां पे आप देख रहे हैं, ये देखिए,
ये सैंपल ट्यूब्स रखने के लिए जगह बनी है। ये सैंपल ट्यूब्स कुछ ऐसी होती है, उसमें सैंपल्स को डालते हैं हम, जिस काम को करना है उसको उसमें डाल देते हैं, डाल के ये ढक्कन बंद कर देंगे। ये एक कंट्रोल पैनल होता है। इस कंट्रोल पैनल से हम ये सेट कर देते हैं कितनी स्पीड है चाहिए हमें, कितनी स्पीड पे हमें करना है, फिर हमें क्या करना है, कितने टाइम तक करना है, ये सारी चीज़ें हम इस पैनल से इसमें सेट कर देते हैं। और उसके बाद उस टाइम के बाद वो मशीन जो होती है वो उतने स्पीड से उसका रोटर घूमता है, घूमने के बाद चीज़ों को सेपरेट कर देता है। ठीक, ये हो गई बेसिक, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट था सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में। तो चलिए आइए देखते हैं कि और क्या क्या है हमारे पास। हमने वही चीज कहा था कि सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन इज अ प्रोसेस। सेंट्रीफ्यूगेशन एक प्रोसेस है जो किससे हो रहा है, सेंट्रीफ्यूज के अंदर हो रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ अगर हम मीनिंग की बात करें कि सेंट्रीफ्यूगेशन की मीनिंग क्या होती है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन की मीनिंग होती है द एक्शन और अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग सेंट्रीफ्यूज टिपिकली टू सेपरेट फ्लूइड ऑफ डिफरेंट डेंसिटी। क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन वो एक्शन है या वो प्रोसेस है, वो ऐसी प्रोसेस है जिसमें से हम क्या करते हैं, लिक्विड को उनके डेंसिटी के अकॉर्डिंग सेपरेट आउट करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब है वो एक्शन, वो प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, लिक्विड को उनकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं। या प्रोसेस दैट यूजेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो प्रोसेस जिसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज होता है। किस लिए सेंट्रीफ्यूगल का यूज कर रहे हैं, टू सेपरेशन ऑफ टू मिसिबल्स लिक्विड इन अ मिक्सचर। कोई मिक्सचर है उसमें दो मिसिबल्स, मतलब मिसिबल्स बोले तो जो पूरी तरीके से घुले हुए होते हैं, दो घुले हुए लिक्विड्स को सेपरेट आउट करने की जो प्रोसेस होती है, इसी को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। दिस इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। बट when we talk about the definition, then centrifugation is a process which involves the use of centrifugal force for sedimentation of heterogeneous mixture to separate the two miscible substance and also to analyze used in industry and laboratory setting। ये डेफिनेशन है कि सेंट्रीफ्यूगेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज करते हैं सेडिमेंटेशन के लिए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज होता है उसमें सेडिमेंटेशन के लिए। सेडिमेंटेशन किसका कराना है, दो मिसिबल लिक्विड्स का या दो मिसिबल मॉलिक्यूल्स का एक मिक्सचर में। एक कोई मिक्सचर है उसमें जो सॉल्यूट या सॉल्वेंट कुछ भी कह लो तो आप, जो दो चीजों से मिक्सचर मिलके बना है वो कैसे हैं, मिसिबल है। मिसिबल बोले तो आपस में एकदम अच्छी तरीके से घुल मिल गए हैं, उनको हमको सेपरेट करना है। उनको सेपरेट करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते हैं और उसके बाद एक जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगेशन। और इसका हाई यूज कहाँ पे होता है, इंडस्ट्रीज में, लैबोरेटरीज में। क्योंकि लैबोरेटरीज वगैरह में कभी कभी क्या होता है, हमें अलग अलग, जैसे हम टाइफाइड का टेस्ट करना होता है तो विडॉल टेस्ट करते हैं, उसमें उनको प्लाज्मा चाहिए होता है। कभी ब्लड टेस्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं तो चीज़ों को, अब प्लाज्मा क्या होगा, ब्लड के अंदर होगा। ऐसे तो हमें मोटा मोटी दिख रहा है कि ब्लड है भैया, ब्लड है, लेकिन ब्लड के सारे कंपोनेंट्स को अलग करना पड़ेगा ना। अलग होंगे तभी तो हम सिर्फ प्लाज्मा से टेस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, ब्लड सैंपल को लेना होगा, उसको सेंट्रीफ्यूज कराना होगा ताकि वो चीज़ें जो हैं वो सेपरेट आउट हो जाएं। उसमें से हम प्लाज्मा लेकर के फिर वो टेस्ट कर सके। तो लैबोरेटरीज वगैरह में इसका बहुत ज़्यादा यूज देखते हैं हम, आए दिन न जाने कितने हजार लोग टेस्ट कराते ही होंगे। तो लैबोरेटरीज वगैरह में और इंडस्ट्रीज वगैरह में, मान लीजिए बहुत बड़ी कोई डेयरी की इंडस्ट्री है, उसमें क्या हो रहा है, रोज मक्खन बन रहे हैं, रोज निकल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, सेंट्रीफ्यूगेशन का जो वाइड रेंज यूज है वो सबसे ज़्यादा लैबोरेटरी और इंडस्ट्री में ही है। मैं पहले ही ये बात बताई थी कि अगर चीज़ें बड़ी हैं, जैसे मैं बाल्टी वाला जो एग्जांपल दिया था मैंने, कि एक बाल्टी हमने लिया, उसमें पत्थर डाल दिए, कुछ पेबल्स डाल दिए, कुछ स्टोन्स हैं, कुछ पेबल्स हैं, फिर सॉइल पार्टिकल्स हैं, फिर आपके सैंड पार्टिकल्स हैं, ढेर सारे पार्टिकल्स को हमने डाल दिया है। तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, उनको तो हम हाथ से नहीं निकाल सकते, उनको हम हाथ से सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम स्टोन्स को भी कर सकते हैं, हम पेबल्स को भी निकाल सकेंगे, बहुत होगा तो ऐसे ऐसे कर करके हम सैंड को भी निकाल सकते हैं। बट हर चीज़ फिल्टरेशन से सेपरेट नहीं हो पाती है। और जो चीज़
फिल्टरेशन से सेपरेट नहीं हो पाती है, उसी चीज के लिए हमको सेंट्रीफ्यूगेशन कराने की जरूरत पड़ती है। ठीक, जो चीज फिल्टरेशन से सेपरेट आउट नहीं हो पा रही है वहीं पे हमें क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन की जरूरत पड़ती है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कहां तक फिल्टरेशन से काम हो सकता है, कहां के बाद जो है वो सेंट्रीफ्यूगेशन से काम होगा। तो बात कर लेते हैं मॉलिक्यूल्स की या पार्टिकल्स के साइज की। अगर पार्टिकल्स का साइज 5 माइक्रोन मीटर या 5 माइक्रोन मीटर से ज्यादा है तो हम फिल्टरेशन का यूज कर सकते हैं। बट जैसे ही पार्टिकल्स का साइज 5 माइक्रोन मीटर से नीचे आता है तब हम फिल्टरेशन नहीं कर सकते हैं और वहां पे हमें क्या करना पड़ जाता है, वहां पे हमें सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज करना पड़ जाता है। तो देखते हैं इसमें क्या है। If particle size is more than 5 micron meter, then it gets separated by filtration. अगर particle size जो मैंने अभी बताया वही चीज है कि 5 माइक्रोन मीटर से ज्यादा है तो हमें क्या करना पड़ता है, फिल्टरेशन से हम उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। बट अगर पार्टिकल का साइज लेस देन 5 माइक्रोन मीटर है देन क्या होता है, उनके सेपरेशन के लिए हमको सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का ही यूज करना पड़ता है। ये डायग्राम आपको इधर दिख रहा होगा, ये फिल्टरेशन का ही डायग्राम है। आप देख रहे हो क्या है, यहाँ पे एक फनल लगा देंगे, उस फनल में फिल्टर पेपर लगा देंगे। फिल्टर पेपर लगा हुआ है, ये जो व्हाइट वाला दिख रहा है, ये व्हाइट आपको दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं तो इसको हम दूसरे कलर से बना दे रहे हैं ताकि आपको दिखे। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे आ गई चीजें। अब फिल्टर पेपर लगा दिया उस फनल में और जो भी लिक्विड को, जो भी मिक्सचर को हमें सेपरेट करना है उसको हम क्या करेंगे, उसमें पोर करना स्टार्ट करेंगे। पोर करेंगे तो फिल्टर पेपर हैं, उनमें पोर्स होंगे, उस पोर्स से जितनी चीजें छन सकती हैं वो छन के लिक्विड के फॉर्म में, एक फिल्टर्ड लिक्विड के फॉर्म में इस बीकर्स में कलेक्ट हो जाएंगी। बाकी जो चीजें जो उस पोर से बड़ी रहती हैं वो उसी में अटक जाती हैं। तो हो गया सेपरेशन। बट ये एक डेफिनेट साइज तक ही पॉसिबल है। जैसे हमने बात किया कि 5 माइक्रोन मीटर के पार्टिकल्स हैं या उनसे बड़े पार्टिकल्स हैं, तब तक के लिए तो ये ठीक है कि हम फिल्टरेशन कर लेंगे। बट उससे छोटे पार्टिकल्स आ जाते हैं तो हम फिल्टरेशन नहीं कर पाते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए जो मैंने दिया था, एक ही एग्जांपल से सबको समझते ताकि चीज़ें हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। हमने कहा था कि स्टोन, पेबल्स, सॉयल, सैंड सारे लिया है हमने, तो यहाँ पे हो सकता है सैंड भी अटक जाए, स्टोन्स भी अटक जाए, पेबल्स भी, लेकिन जो सॉयल होगा, जो मिट्टी होगी, वो पानी में पूरी तरीके से घुल गई होगी। वो पानी में क्या हो गया होगा, पूरी तरीके से घुल गया होगा। तो इस वाटर में जो आएगा, इसमें पानी के साथ साथ मिट्टी भी आएगी। ठीक, तो इसको सेपरेट करने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का ही यूज करना होगा। तभी क्या होगा, सॉइल के पार्टिकल्स और वाटर के पार्टिकल्स अलग अलग हो पाएंगे। ठीक, अब कुछ इनके हिस्ट्री की बात कर लेते हैं कि कैसे इस टेक्निक्स के बारे में लोग जानना स्टार्ट किए। ठीक, कैसे इस टेक्निक्स के बारे में लोगों को आइडिया होना स्टार्ट हुआ, कैसे हम इस टेक्निक का यूज करना स्टार्ट किए। तो एक साइंटिस्ट थे हमारे एंटोनी प्रेडेटल, 1864 में प्रपोज द आइडिया ऑफ डेयरी सेंट्रीफ्यूज टू सेपरेट द क्रीम फ्रॉम मिल्क। ठीक है, 1864 में जो एक साइंटिस्ट थे एंटोनी प्रेडेटल, 1864 में इन्होंने डेयरी सेंट्रीफ्यूज को प्रपोज किया था। डेयरी सेंट्रीफ्यूज के बारे में बताया था, जिसमें क्या किया जा रहा था, मिल्क से बटर निकालने का काम या मिल्क से क्रीम निकालने का काम किया जा रहा था। ठीक, फिर आते हैं हमारे फ्रेडरिक मिस्टर, 1869 यूज द फर्स्ट सेंट्रीफ्यूज इन द लैबोरेटरी सेटिंग। इन्होंने क्या किया था, लैब में जो हम सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज करते हैं, लैबोरेटरी सेटिंग जो होता है उसका सबसे पहले यूज किन्होंने किया था, फ्रेडरिक मिस्टर ने किया था। फिर आते हैं गुस्ताव डी लावा, 1879 डिमॉन्स्ट्रेटेड द फर्स्ट कंटिन्यूअस सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर। इन्होंने फर्स्ट कंटिन्यूअल सेंट्रीफ्यूज सेपरेटर को डिमॉन्स्ट्रेट का यूज इन्होंने सबसे पहले किया था। तो एंटोनी प्रेडेटल 1864 में इन्होंने डेयरी इंडस्ट्री में, मतलब डेयरी वाले एरिया में जो हम करते हैं कि दूध से हमें क्रीम निकालना है, वो वाला काम कराने के लिए इनका योगदान रहा। फिर उसके बाद लैबोरेटरी में जो आज हम सेंट्रीफ्यूगेशन को यूज कर रहे हैं उसका क्रेडिट जाता है एफ मिस्टर को। फिर उसके बाद गुस्ताव डी लावा, ये जो हैं ये हमें कंटिन्यूअस सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर के बारे में सबसे पहले इन्होंने ही हमें बताया था। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स का।
ठीक है, हमने पहले ही कहा कि जो सेंट्रीफ्यूगेशन हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगेशन जो है वो एक प्रोसेस है। वो किस में हो रहा है? सेंट्रीफ्यूज में हो रहा है। हो क्या रही है? चीजें घूम रही हैं। घूमने से क्या हो रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने से क्या हो रहा है? एक और फोर्स जनरेट हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इन सब वजहों से क्या हो रहा है? चीजें सेपरेट आउट हो रही हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा प्रिंसिपल है सेंट्रीफ्यूगेशन का, वो प्रिंसिपल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी हो है या वो प्रिंसिपल सेडिमेंटेशन भी है। तो ये क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस जो है ये सेडिमेंटेशन और सेंट्रीफ्यूगल प्रिंसिपल्स के बेसिस पे काम करता है। क्योंकि कोई भी इक्विपमेंट्स हो, कोई भी ऐसे इक्विपमेंट हो, तो उसका कुछ ना कुछ प्रिंसिपल होता ही होता है कि वो किस प्रिंसिपल पे काम करेगा। सबका, अगर हम इक्विपमेंट्स को छोड़ दें, अगर हम इंसानों की भी बात करें, तो हर इंसान का अपना कोई प्रिंसिपल होता है, अपना कोई सिद्धांत होता है। क्या कुछ का कहना होता है कि नहीं भैया हम गलत काम नहीं करेंगे, कुछ का कहना होता है अरे सब तो कर ही रहे हैं यार, करो कुछ नहीं होता है। तो सबका अपना अपना सिद्धांत होता है। उसी तरीके से जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं जिनको हम यूज में लाते हैं, जो हमारे लिए यूजफुल हैं या नहीं भी हैं, जो भी हैं इक्विपमेंट्स हैं, तो वो किसी न किसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो ये जो हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक है, ये किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है? सेंट्रीफ्यूगल और सेडिमेंटेशन के प्रिंसिपल पे ये काम कर रहा है। Principle of centrifugation. Centrifugation works on the principle of sedimentation, centrifugal force and gravitational force. ये इन तीन प्रिंसिपल पे काम करता है। अभी मैंने जैसा कि बताया, सेडिमेंटेशन क्या होता है? जब तीन की बात आई है तो तीनों को डिटेल में जान भी लेते हैं कि क्या होता है। सेडिमेंटेशन इज व्हाट? सेडिमेंटेशन इज सिंपली सेपरेशन, चीजों का सेडिमेंट हो जाना, सेडिमेंट के रूप में बैठ जाना जाकर के, वही होता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग स्मॉल पार्टिकल्स एंड सेडिमेंट्स इन वाटर। वाटर में से छोटे छोटे पार्टिकल्स को, सेडिमेंट्स को सेपरेट करना ही क्या कहलाता है? सेडिमेंटेशन। इसमें जो चीजें जाके बैठ जाते हैं उसको हम कहते हैं सेडिमेंट्स हैं। यही क्या है? सेडिमेंटेशंस हैं। ठीक, फिर बात आती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। सबसे स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि कोई चीजें अगर घूम रही हैं, मोशन कर रहा है इस तरीके से, तो ये क्या करता है? सेंटर से पेरिफेरी की तरफ, सेंटर से एक्सटर्नल वॉल की तरफ, बाहर की तरफ जो होता है एक फोर्स लगाता है। इसी फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या है? Centrifugal force is the apparent outward force on a mass when it is rotated. जब ये घूमता है तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बाहर की तरफ, आउटवर्ड साइड की तरफ एक फोर्स लगता है। इसी फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स तो हम सबको पता है कि क्या होता है। अर्थ की में जो ग्रेविटी प्रेजेंट होती है उसकी वजह से अर्थ जो होता है, जो भी ऑब्जेक्ट होता है, उसके मास पे एक फोर्स अट्रैक्ट करता है जिससे वो चीजों को अपनी तरफ खींचता है। उसी फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, in centrifugation, centrifugal force due to which particles get separated according to their weight, that is heavier on bottom and lighter on at surface. ठीक है, देखो हम लोग को सब पता है, हम लोग सब पहले से जान रहे हैं, बस ये तो फॉर्मेलिटी है। ठीक, क्या हो रहा है सेंट्रीफ्यूगेशन में? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, जिस फोर्स की वजह से क्या हो रहा है? पार्टिकल सेपरेट हो रहे हैं। कैसे सेपरेट हो रहे हैं? जो भारी होंगे वो जाकर के नीचे बैठ जाएंगे और जो हल्के होंगे वो आराम से अपना सरफेस पे ऐस कर रहे हैं, सरफेस पे उड़ रहे हैं। कहते हैं ना कि भारी लोग बहुत ज्यादा देर तक नहीं दौड़ पाते हैं। ठीक है, गिरेंगे तो ऐसे वहीं पे गिर जाएंगे। तो भारी चीजें क्या हो रही हैं? वो क्या हो रही हैं? तुरंत सेपरेट हो जा रही हैं, तुरंत क्या हो रही है? नीचे जाकर के बैठ जा रही हैं। और जो हल्की चीजें हैं वो सरफेस पे आ जा रही हैं। ठीक, मतलब डेंसिटी के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग, उनके वेलोसिटी के अकॉर्डिंग चीजें जो हो रही हैं वो सेपरेट हो जा रही हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि व्हेन अ मिक्सचर इज रोटेटेड वेरी फास्ट, जब हम किसी मिक्सचर को बहुत फास्ट रोटेट कर रहे हैं, the denser particles are forced to go to the bottom of centrifuge and the lighter particles stay at the top. तो उस टाइम क्या हो रहा है कि जब बहुत तेज से घुमाया जा रहा है, जब हम पूरे सॉल्यूशन को ही घुमा रहे हैं, तो आप सोचे ना कि सॉल्यूशन के साथ मॉलिक्यूल्स भी घूम रहा है। और अभी हमने कहा कि मोटे लोग जो होते हैं वो ज्यादा घूमना नहीं चाहते हैं, ज्यादा चलवल नहीं पाते हैं, तो वो क्या करते हैं? चुप मार के जाके नीचे बैठ जाते, कहते हैं हाँ ऊपर घूमते रहो तुम लोग, हम नहीं घूमेंगे, हम जाके बैठ जा रहे हैं। तो वो जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो जाकर के नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो सरफेस पे रहते हैं। ठीक, सेडिमेंटेशन हमको पता है ग्रेविटी की वजह से भी होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से भी होता है। कि मान लो अगर ये एक ट्यूब है, इसमें चीजें हैं, घूम रही हैं, तो इसमें जब ये घूम रही हैं ऐसे गोल गोल,
जब ये घूम रही है ऐसे गोल गोल, तो हमको पता है कि इनके ऊपर क्या हो रहा है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट हो रहा है। ये सेंटर से बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट हो रहा है, बट एट द सेम टाइम क्या हो रहा है, नीचे से ग्रेविटी भी तो अपना काम करती रहेगी भाई। ग्रेविटी क्या होती है, धरती में क्या करती है, अपना काम हमेशा करती रहती है, वो कभी रुकती नहीं है। तो ग्रेविटी तो हमेशा काम करती रहेगी भाई। तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी उनके ऊपर लग रहा है जो चीजों को खींचेगा। तो हमने कहा कि मास के अकॉर्डिंग होता है, जिसका मास जितना ज्यादा होगा ग्रेविटी उतना ज्यादा लगेगा। तो जो हैवी पार्टिकल्स होंगे उनका मास ज्यादा है तो उन पे ग्रेविटी ज्यादा लगेगी, तो वो ज्यादा जल्दी खींच करके नीचे आएंगे और नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। नीचे हमको उनका सेडिमेंटेशन देखने को मिलेगा। फिर हमने ये भी बात करी ही थी कि सेंट्रीफ्यूगेशन इज अ प्रोसेस। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, पूरी एक प्रोसेस है, बट ये प्रोसेस हो किस में रही है, ये प्रोसेस किस में हो रही है, एक मशीन में हो रही है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूज। क्या कहते हैं उसको, हम सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर सेपरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं सेपरेशन के लिए, उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूज। आपको इंस्ट्रूमेंट दिख रहा होगा, यही इंस्ट्रूमेंट जो है यही क्या कहलाता है कि सेंट्रीफ्यूज कहलाता है। ठीक, सेंट्रीफ्यूज की मीनिंग क्या होती है, सेंट्रीफ्यूज इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ पार्टिकल्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू देयर साइज, शेप, डेंसिटी एंड सो ऑन। उनके साइज के बेसिस पे, उनके शेप के बेसिस पे, उनके डेंसिटी के बेसिस पे, इन सब बेसिस पे चीज़ों का सेपरेशन करने के लिए जिस मशीन का हम यूज़ करते हैं वही मशीन क्या कहलाता है, सेंट्रीफ्यूज कहलाता है। अब बायो में हम क्या करते हैं, इस मशीन का यूज़ क्यों करेंगे, सेल्स के सेपरेशन के लिए, हमने अभी बात करी थी ब्लड के सेपरेशन के लिए। तो इन सारी चीज़ों में मान लीजिए हमें क्या करना है, न्यूक्लियस को अलग करना है, मान लीजिए हमें क्रोमोसोम की स्टडी करनी है, डीएनए की स्टडी करनी है, जीन की स्टडी करनी है, तो न्यूक्लियस अलग होना चाहिए भाई। न्यूक्लियस अलग होगा, उसमें से फिर हम क्रोमोसोम्स को अलग करेंगे, तो ऐसे करेंगे, फिर डीएनए को अलग करेंगे, तभी तो हम उस चीज़ को कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले एक होमोजेनेट मिक्सचर बना लेते हैं। होमोजेनस मिक्सचर में क्या करते हैं, मान लीजिए कोई सेल है, अब हम उसको क्या करेंगे, उसको हम एक मिक्सचर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे थोड़ा सा, जिससे क्या होंगे, उस सेल्स की चीज़ें जो है वो टूट टूट के अलग हो जाएं। फिर हम क्या करेंगे, उस सैंपल को सैंपल ट्यूब में डालेंगे। उस सैंपल ट्यूब को यहाँ पे ये जो हमें दिख रहा है ना, गोला 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 गोला, ये वो सैंपल ट्यूब डालने के लिए वो जगह है, इसमें डाल देंगे, ढक्कन को बंद कर देंगे, यहाँ से टाइम स्पीड सब कुछ सेट कर देंगे, मशीन को ऑन कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, चीज़ें घूम करके घूमेंगी, खूब तेज से घूमेंगी। अब वॉशिंग मशीन, यार वॉशिंग मशीन तो सबके घर में है, सबने देखा होगा। क्या होता है वॉशिंग मशीन में, जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होते हैं उसमें क्या होता है कि हम कपड़े को डालते हैं, फिर उसमें पाउडर डाल देते हैं हम, ठीक है, उसके बाद उसको बंद कर देते हैं, उसमें पानी आता है, फिर चीज़ें ऐसे ऐसे घूमती हैं, साफ़ होती हैं। फिर एक टाइम आता है जब उसमें आता है स्पिन हो रहा है। स्पिन क्यों हो रहा है, वाटर को बाहर निकालने के लिए, वाटर के साथ डर्ट्स को बाहर निकालने के लिए। तो ऐसा तो नहीं कि उसके साथ कपड़े भी निकल जाते हैं, नहीं निकलते। क्यों नहीं निकलते, क्योंकि वो हैवी होते हैं। और उस टाइम में क्या होता है, आप देखेंगे कि अंदर का जो बास्केट होता है वॉशिंग मशीन का, जो बास्केट होता है वॉशिंग मशीन का, वो बहुत तेज से एकदम सन करके मूवमेंट करता है, बहुत तेज से घूमता है। और उसी टाइम में क्या होता है, जो क्लोथ्स होते हैं वो हमारे यहाँ बॉटम्स पे चिपक जाते हैं, उस बास्केट के बॉटम पे यहाँ पे कपड़े चिपक जाते हैं, और सारे वाटर्स जो होते हैं वो ऊपर ऐसे ऐसे आ जाते हैं, और इसमें से जो होल्स होते हैं, इस होल्स में से क्या होता है, पानी बाहर निकल जाता है। तो बस वही काम तो यहाँ पे भी होना है। जब हम इस सैंपल ट्यूब में चीज़ों को डाल देंगे तो वो फिर उसी तरीके से एकदम स्पीड में घूमेगा, स्पिन होगा, और घूमेगा तो क्या होगा, जो हैवी पार्टिकल्स होंगे वो नीचे जा करके बैठ जाएंगे, और जो सुपरनेटेंट लिक्विड होंगे वो ऊपर रह जाएंगे। ठीक, इन बायोलॉजी द पार्टिकल्स आर यूजुअली सेल्स। बायोलॉजी में जिन पार्टिकल्स का हम सेंट्रीफिकेशन कराते हैं वो सेल्स हो जाते हैं, या सब सेलुलर ऑर्गेनेल, जैसे बैक्टीरिया हो गया, कुछ लार्ज मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये सारी चीज़ों का हम सेपरेशन सेंट्रीफिकेशन से कराते हैं। ओके, समझ में आ रहा है, आना चाहिए भाई, आएगा ही, इतनी मेहनत की जा रही है। तो ये देखिए क्या है, यही वो सैंपल ट्यूब है। इस पे आपको देख रहे होगा मेजरमेंट्स,
मेजरमेंट्स इसलिए होते हैं कि चीजें जो सैंपल ट्यूब में हम जो सैंपल्स डालते हैं वो बराबर डालें। ऐसा नहीं है कि किसी सैंपल ट्यूब में एकदम भर दिया है, किसी में यहीं तक है। तो मशीन को जब हम देख रहे थे, जब आप इस मशीन को देखे होंगे, ये देखिए मशीन को आप जब देख रहे हैं तो आपको दिख रहा हो कि ऐसे गोला सा है। अब आप खुद से सोचो कि मान लो कि हाँ वो गोला वाला झूला आता है ना, जैसे बीच में रॉड लगा होता है और उससे ऐसे ऐसे निकल लगे रहते हैं और ऐसे लगा रहता है बैठने के लिए, सीट्स लगी रहती हैं, ठीक है, सब आपस में अटैच रहें। आप ये सोचो अब क्या हो, इधर हम 10 लोग को बैठा दें और इधर 2 ही लोग को बैठा दें। अब क्या होगा, झूला ऐसे ऐसे ना घूम करके झूला ऐसे टेढ़ा हो जाएगा। जिधर वो हैवी वाले लोग जिधर जिधर जाएंगे उधर चीजें नीचे रहेंगी और लाइटर वाले ऊपर रहेंगे। ऑब्वियस सी बात है भाई, वेट अगर डिसबैलेंस रहेगा, वेट जो है वो बैलेंस कंडीशन में नहीं रहेगा तो चीजें ऐसे हो जाती हैं। या जो हम सीसॉ करते हैं, सीसॉ में क्या खेल होता है, सीसॉ में पूरा खेल वेट का होता है। सीसॉ में क्या होता है, जब 2 बराबर वेट के आदमी बैठेंगे तो सीसॉ ऐसे बराबर मेंटेन रहता है। लेकिन वहीं अगर एक हैवी को बैठाओ, एक हल्के को बैठाओ, तो जो हैवी रहेगा उधर ऐसा दब जाता है और हल्का वाला जो होता है ऐसा उठ जाता है, ठीक। तो यहाँ पे भी तो वो कंडीशन हो जाएंगी। इसीलिए क्या होता है, इस जो सैम्पलिंग ट्यूब है, इस सैम्पलिंग ट्यूब्स पे क्या होते हैं कि मेजरमेंट्स दिए होते हैं कि भाई आप क्या करो, बराबर बराबर सैंपल्स डालो सारे सैंपल्स ट्यूब में, ताकि जो वेट का डिसबैलेंस है वो ना क्रिएट हो, ऐसी सिचुएशन ना हो, ठीक है। और इसका जो रहता है, इस पे मेजरमेंट्स तो रहता ही है और साथ ही साथ में एक लिड लगा होता है, ढक्कन लगा होता है कि सैंपल डाल के उसको बंद कर दो। कभी ऐसा करा है कि मिक्सर में क्या करो, चीज़ें डाल दो और डाल करके ढक्कन को हल्का लगाओ या ऐसे बस पकड़े रहो फिर छोड़ दो, तो ऐसे क्या होता है, ढक्कन बाहर, मिक्सर में जो भी हम पीस रहे थे वो पूरा चारों तरफ मस्त मुंह पे भी आ जाता है, होता है ना। तो वही काम हमें यहाँ पे नहीं करना है। उसी से बचाने के लिए क्या होता है, लिड दिया होता है। इस लिड को जब हम सैंपल डाल देते हैं तो उसके बाद टाइटली बंद कर देते हैं, ठीक है। बंद करने के बाद इसको हम उसके जगह पे पुट कर देंगे, ठीक। अब बात आती है कि कुछ और टर्म्स को जान लेते हैं कि मान लीजिए जो रेट है उसके घूमने का, जो सेपरेशन का रेट है, उस रेट को हम क्या कहते हैं कि सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है। जिस रेट से पार्टिकल्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं उस रेट को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। द रेट एट विच पार्टिकल्स सेटल डाउन इज कॉल्ड एज सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। जिस रेट से पार्टिकल्स जाकर के सेटल डाउन होते हैं उसको हम कहते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। और इस सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट की जो यूनिट होती है उसको हम कहते हैं वेटबर्ग यूनिट। क्या होता है, वेटबर्ग यूनिट। इसमें एस भी दिख रहा होगा बट मैं आपको बताऊं एस जो होता है वो साइलेंट होता है, तो हम इसको कहते हैं वेटबर्ग यूनिट। स्वेटबर्ग यूनिट भी कभी कभी कह देते हैं, नो प्रॉब्लम, बट जो सही है वो यही है कि वेटबर्ग यूनिट कहते हैं। तो वेटबर्ग यूनिट क्या होता है, वेटबर्ग यूनिट इज अ वैल्यू फॉर अ मॉलिक्यूल सेडिमेंटेशन वेलोसिटी इनसाइड अ सेंट्रीफ्यूगल फील्ड। एक सेंट्रीफ्यूगल फील्ड में जो किसी भी सेंट्रीफ्यूगल फील्ड में जो सेडिमेंटेशन वेलोसिटी होती है उसकी जो वैल्यू होती है उसको हम किस यूनिट में मेजर करते हैं, उसको हम मेजर करते हैं वेटबर्ग यूनिट्स में। आपको याद होगा राइबोसोम्स हमने पढ़ा था, राइबोसोम्स में हमने कहा था प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स और यूकैरियोटिक राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स जो हैं वो हल्के होते हैं, इसलिए हम उनको कहते हैं 70S। S इज वेटबर्ग यूनिट। ठीक है। और वहीं जो यूकैरियोटिक की बात कर रहे थे उसको हम कह रहे थे 80S। वाई? क्योंकि 80S जो यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है वो हैवी होता है, वो उससे ज्यादा बड़ा होता है, ठीक। तो हमारा कहने का एक और मतलब है यहाँ पे, आप ये जानिए, ये एक रिलेशन आप समझिएगा कि इफ द particles have highest Wettberg unit, that means have higher velocity and inside the centrifugal force। अगर पार्टिकल्स जो हैं उनका वेटबर्ग यूनिट ज्यादा है तो इसका मतलब कि उस पार्टिकल्स पे उस सेंट्रीफ्यूगल फील्ड के अंदर वेलोसिटी भी उसकी ज्यादा होगी। क्या है, if the particles have highest Wettberg unit that means have higher velocity, इसका मतलब कि उसकी velocity भी हाई है,
इनसाइड द सेंट्रीफ्यूगल फील्ड के अंदर उसकी वेलोसिटी भी कैसी है, ज्यादा है। वेलोसिटी ज्यादा होगी तो क्या होगा, दैट इज they tends to separate faster and have higher sedimentation coefficient। तो उससे क्या होगा कि वो जल्दी सेपरेट होंगे, सेपरेशन रेट जो होगा हैवी मॉलिक्यूल्स का, बड़े मॉलिक्यूल्स का वो ज्यादा होगा और वो जल्दी क्या करेंगे, सेपरेट हो जाएंगे, उनका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी ज्यादा होगा और उनको क्या होगा, लो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। जो मॉलिक्यूल्स बड़े हैं उनका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी ज्यादा है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ज्यादा है तो वो जो सेंट्रीफ्यूगल एरिया बना हुआ है, वो जो सेंट्रीफ्यूगल फील्ड हुआ है जहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, तो उसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लगाना है वो भी कम लगेगा और ये क्या करेंगे, जल्दी सेपरेट हो जाएंगे। अब जस्ट इसका उल्टा है, अगर पार्टिकल छोटा है तो उसका वेटबर्ग यूनिट भी छोटा होगा। वेटबर्ग यूनिट छोटा है तो सेंट्रीफ्यूगल फील्ड में उसकी वेलोसिटी कम होगी, उसकी वेलोसिटी कम होगी तो उसका सेपरेशन रेट भी कम होगा, उस पर क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी हमें ज़्यादा लगाने पड़ेगा। इसीलिए जो छोटा पार्टिकल्स होता है वो ऊपर ही रह जाता है और जो हैवी पार्टिकल्स है वो जल्दी से जा करके सेटल डाउन हो जाते हैं। क्लियर हुआ? हो ही गया होगा भाई, नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, जो भी चीज़ें आप चाहते हो, जो भी चीज़ें आप पढ़ना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, जो भी चीज़ें आप चाहते हो आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं इस मशीन में। मशीन के बारे में तो पढ़ लिया कि मशीन इतना काम कर, जो इतना काम कर रहा है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो वही सारी चीजें होंगी, क्या होगा, एक बॉडी होगा, एक हेड होगा जिसमें सैंपल ट्यूब्स को रखने की जगह होती है, एक उसका लिड या कवर होगा जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा ताकि वो बंद हो जाए। तो चीजें ऐसा नहीं हो कि बंद करके सैंपल ट्यूब लगा कर घुमा दिया, सैंपल ट्यूब वहाँ धाम मिल रहे हैं, सैंपल ट्यूब उड़ते हुए मिल रहे हैं, नहीं। तो उसके लिए क्या होता है, कवर या लिड दिया होता है जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में ढक्कन कहते हैं। एक ढक्कन दिया होता है जिससे हम उसको बंद कर देते हैं और उसका एक कंट्रोल पैनल होता है। उस कंट्रोल पैनल पे सारी चीजें मेंशन रहती हैं, टाइम से लेके, स्पीड से लेके, टेम्परेचर से लेके, ऑन हो रहा है मशीन की, ऑफ हो रहा है मशीन, ये सारी चीजें पावर सप्लाई भी देखने के लिए होती हैं। उस कंट्रोल पैनल से हम कंट्रोल वे में मशीन को यूज कर सकते हैं और सैंपल ट्यूब्स तो होंगे ही जिसमें हम सैंपल्स को डालेंगे और एक स्विच होगा जिससे हम उसको ऑन ऑफ करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या है। देखिए क्या है, लैच, ठीक है। ये लैच क्या होगा, ये नीचे आकर के जो फंस जाएगा, ठीक। लिड या कवर, लिड या कवर जो उसका ढक्कन है एक तरीके से, और ये वो चैम्बर है जिस चैम्बर में क्या है, ट्यूब होल्डर्स हैं। ये जो है राउंड राउंड आपको दिख रहा है, ये ट्यूब होल्डर्स हैं, इसी में हम ट्यूब्स को डालेंगे। और ये जो आपको दिख रहे हैं ये सारे ट्यूब्स हैं जो हम सैंपल डाल करके ट्यूब्स को उसमें ट्यूब होल्डर्स में फिट करे हैं। और ये हमारा क्या है, कंट्रोल पैनल है। क्या है, कंट्रोल पैनल है। हेड, revolving disc containing sample holders on periphery and adjust on rod। हेड जो होता है वही वो रिवॉल्विंग डिस्क होता है जो रिवॉल्व करता है, घूमता है, ठीक है। कंटेनिंग सैंपल्स होल्डर्स, जो सैंपल होल्डर्स को कंटेन किए हुए होता है और वो एक रॉड से एडजस्ट होता है। ये देखिए ये है आपका हेड। ये हेड जो है इसी में ये चैम्बर है, जो ये हेड जो होता है वो एक रिवॉल्विंग डिस्क होता है जिसमें वो क्या करता है, ट्यूब होल्डर्स को कंटेन किए होता है। और ये रिवॉल्विंग डिस्क जो है वो किस पे सेट होता है, एक रॉड पे, एक रॉड पे सेट होता है। और ये रॉड जो होता है उसमें एक मोटर लगा होता है, जैसे ही वो मोटर घूमना स्टार्ट करता है तो ये हेड जो है वो पूरा ऐसे घूमना स्टार्ट कर देता है। क्या करता है, पूरा घूमना स्टार्ट कर देता है। फिर बात आती है कवर की। कवर बोले तो ढक्कन भाई,
प्रोटेक्टिव कवरिंग यूज टू कवर द डिवाइस, डिवाइस को सैंपल डालने के बाद एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट होता है, उसका ढक्कन होता है, उसका लिड होता है, उसका कवर होता है, जिससे हम क्या करते हैं, मशीन को बंद कर देते हैं सैंपल डालने के लिए कि जब रोटेशन स्टार्ट हो रहा है तो ऐसा ना हो कि जो सैंपल हमने ट्यूब्स में डाला हुआ है वो ट्यूब्स निकल के बाहर घूमना स्टार्ट कर देगा, ढक्कन खुला रहा, बहुत तेज घूम रहा है ना तो निकलने की चांसेस हैं कि निकल के फेंका सकता है, क्यों, क्योंकि उस पर फोर्स तो लगी रहे हैं भाई, तो निकल के फेंका सकता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, ढक्कन को बंद कर देते हैं, लिड्स को, कवर्स को बंद कर देते हैं। फिर बात आती है सैंपल ट्यूब की। सैंपल ट्यूब की भी हमने बात करी कि क्या होते हैं कि ग्लास के या फाइबर्स के बने हुए ट्यूब्स होते हैं, उस पे मेजरमेंट्स दिया होता है और ये ट्यूब को हम यूज किस लिए करते हैं, सैंपल्स को डालने के लिए इस ट्यूब्स का हम यूज करते हैं। ठीक, फिर एक रॉड होता है, एक लोहे की बनी रॉड जो मैंने उसमें आपको दिखाया था, ये क्या करता है, मोटर और हेड को कनेक्ट करने का काम करता है। मोटर से हेड को कनेक्ट करने के लिए इस रॉड का यूज आता है। ये रॉड क्या करता है, मोटर से हेड को कनेक्ट किए रहता है, तभी क्या करता है, मोटर घूमता है तो ये रॉड घूमता है, रॉड घूमता है तो हेड भी पूरा घूम जाता है। ठीक, उसके बाद कंट्रोल पैनल होता है। कंट्रोल पैनल वही पैनल है जिस पे सारी चीजें मेंशन रहेंगी। कंट्रोल पैनल हैव द स्विचेस बाय विच वी कैन टर्न ऑफ और ऑन द मशीन। कंट्रोल पैनल पे स्विचेस होते हैं जिन स्विच से हम मशीन को ऑफ या ऑन कर सकते हैं और टाइम सेट कर सकते हैं और उसका स्पीड भी मशीन की सेट कर सकते हैं इसी कंट्रोल पैनल से हम। ओके, अब बात करते हैं ये काम कैसे कर रहा है, इसका वर्किंग क्या है, प्रोसीजर क्या है मशीन का। ठीक है, कैसे ये काम कर रहा है, मशीन को जान लिया क्या कर रहा है, क्या क्या इसमें इसके अलग अलग पार्ट्स हैं, क्या क्या इसके कंपोनेंट्स हैं वो जान लिया। अब ये मशीन काम कैसे कर रहा है इसके बारे में भी थोड़ी सी नॉलेज हम ले लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है मशीन के साथ काम करने के लिए कि आपको एक होमोजेनेट मिक्सचर बनाना होगा। होमोजेनस मिक्सचर जो बना रहेगा उसे भाई कुछ तो होना चाहिए, कोई भी काम करने के लिए आपको, मान लीजिए आपको कपड़े खरीदने हैं तो ऐसा तो नहीं कि वहीं खरीदने हैं, कुछ होगा, क्या फंक्शन है, किस हिसाब से खरीदने वो आपका डिसाइड होगा तब ना। तो उसी तरीके से कोई भी काम करने के लिए उसका कुछ बेस होना चाहिए, तो हमें सैंपल को सेपरेट करना है, तो सेपरेट करने के लिए एक सैंपल तो होना ही चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम एक होमोजेनस सैंपल बनाएंगे। ठीक, सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक होमोजेनस सैंपल बनाएंगे। स्टेप 1, प्रिपेयर अ होमोजेनस सैंपल। अब क्या करेंगे, जब सैंपल बना लिया तो ट्यूब्स को लेंगे, उस ट्यूब में सैंपल को पोर कर देंगे, सैंपल्स को डाल देंगे। स्टेप 2 इज पोर द सैंपल इनटू द सैंपल ट्यूब। सैंपल ट्यूब में सैंपल्स को हम डाल देंगे। स्टेप 3 इज क्या होगा, सैंपल ट्यूब्स में डाला है सैंपल्स को, अब उन ट्यूब्स को उठा के ट्यूब होल्डर्स में डालेंगे हम। क्या है, Put these samples tube into the sample holder of the head. हेड में जो सैंपल होल्डर्स बने थे उसमें ले जा करके हम ट्यूब्स को डाल देंगे। ट्यूब्स को डालने के बाद हम क्या करेंगे, ढक्कन को बंद कर देंगे। ठीक, बंद करने के बाद क्या करेंगे, मशीन को ऑन करेंगे। ठीक है, सेट द टाइम ऑफ रोटेशन एंड स्पीड ऑफ मोटर बाय कंट्रोल पैनल, और कंट्रोल पैनल से उसके टाइम को कि कितने देर तक इसको हमको घुमाना है, कितने देर तक कराना है सेंट्रीफ्यूगेशन, और क्या स्पीड होनी चाहिए वो स्पीड हम उस पर सेट कर देते हैं। उसके बाद मशीन को ऑन कर दिया, अब वो घूमना स्टार्ट करेगा। तो जब वो घूमना स्टार्ट करेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, वॉशिंग मशीन को ही ध्यान में रखो आप अभी भी। जब वो घूमना स्टार्ट करता है वॉशिंग मशीन तो क्या करता है, पहले ऐसे ऐसे घूमता है धीरे धीरे, फिर स्पीड बढ़ाते खूब तेज घूमने लगता है, और जब रुकना होता है तो फिर वही काम करता है, खूब तेज घूमते घूमते धीरे होता है और फिर पूरा रुक जाता है। तो सेम वैसा ही यहाँ पे भी होगा, सेम वैसा ही यहाँ पर पे भी होगा। क्या होगा, आफ्टर स्विच ऑन मशीन स्टार्ट स्लोली रोटेटिंग एंड आफ्टर सम टाइम्स द स्पीड विल इंक्रीज एंड आफ्टर कंप्लीशन द टाइम द स्पीड ऑफ मशीन स्लोज डाउन एंड एट लास्ट द मशीन विल स्टॉप। जैसे ही मशीन को स्विच ऑन करेंगे तो वो क्या होगा, धीरे धीरे घूमना स्टार्ट होगा, और जैसे ही कुछ टाइम बीतेगा वो अपनी स्पीड को खूब तेज कर लेगा, खूब तेज से घूमने लगेगा, और जब उसको रुकना होगा, जब वो अपना काम कर लेगा तो भी वो क्या करेगा, पहले थोड़ी सी स्पीड कम होगी, थोड़ी कम होते होते एक टाइम आएगा कि मशीन जो होगा वो रुक जाएगा। जैसे मिक्सचर का जार भी होता है, जब हम बंद कर देते हैं जार को तो वो धीरे धीरे कम होते होते फिर वो रुकता है, एक टाइम आता है। तो ठीक, फिर हम क्या करेंगे, जब मशीन रुक गया
तो फिर से ढक्कन को खोलेंगे, सैंपल ट्यूब्स को निकालेंगे और उसको हम ऑब्जर्व कर लेंगे। क्या है? टेक आउट दीज सेपरेट इन मटेरियल्स एंड एग्जामिन इट केयरफुली, और उसको हम केयरफुली एग्जामिन कर लेंगे। ठीक है, जब हम उसको बाहर निकालेंगे तो हमें ऐसा ही कुछ मिलेगा। ये सैंपल ट्यूब है, उसमें क्या होगा, जो नीचे चीजें बैठ जाएंगी उसको हम कहते हैं पैलेट, और ऊपर जो रहेगा उसको हम कहते हैं सुपरनेटेंट लिक्विड। क्या कहते हैं? सुपरनेटेंट लिक्विड है। ऊपर जो रहेगा वो सुपरनेटेंट लिक्विड, और जो चीजें सेडिमेंट हुई रहेंगी, जो बैठी रहेंगी, उनको हम कहते हैं पैलेट। ठीक, ये देखिए क्या हो रहा है, पहले हम होमोजेनाइजेशन कर रहे हैं, किसी भी चीज को होमोजेनाइजेशन करने के बाद उसको ट्यूब में डाल दे रहे हैं, ट्यूब में डालने के बाद हम उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करा रहे हैं। देखिए 30 मिनट का टाइम सेट किया गया है, और कितने आरपीएम पे हो रहा है? 3500 आरपीएम पे हो रहा है। जब ये सारी चीजें हो जा रही हैं तो देखिए एक सेडिमेंटेशन मिल जा रहा है और सुपरनेटेंट लिक्विड हमें मिल जा रहा है। कहने का मतलब है इस तरीके से चीजें सेपरेट हो जाएंगी, और हमारा एम जो है, सेंट्रीफ्यूगेशन का जो एम है वो यही है कि जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनको उनकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग सेपरेट कर दिया जाए। ठीक, फिर बात आती है फैक्टर्स की कि क्या क्या कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारी सेंट्रीफ्यूगेशन को अफेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात तो हो जाएगी साइज की। हमने कहा पार्टिकल्स की साइज, जितनी बड़ी साइज होंगी वो उतना जल्दी सेटल डाउन होती हैं। तो पार्टिकल साइज का, पार्टिकल्स जो होता है इसको कहें तो ये क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का एक रिश्ता होता है। जैसे क्या होता है, ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो लिखना होता है तो हम उसको कहते हैं ऐसे। ठीक, आप सबने क्या होगा 9th में 10th में एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा, 10th वगैरह में, कि हम क्या करते हैं फोर्स वाले चैप्टर में एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि एक लेडी जो है वो क्या कर रही है, शूज पहनी हुई है, एक लेडी ने हील पहना हुआ है। तो हील वाली लेडी को, शूज वाली लेडीज को हम क्या करेंगे, कहेंगे बालू पे चलो। तो किसका पैर ज्यादा जल्दी बालू में धंसेगा? तो हम कहते हैं कि भैया उसी लेडी का पैर जल्दी बालू में धंसेगा जो क्या होगा, जो हील पहनी होगी। जो शूज पहनी होगी वो तो आराम से मस्त अपना चली जाएगी। क्यों भैया? क्यों? क्योंकि इसका एरिया जो है ये बहुत कम है, एरिया कम है तो फोर्स ज्यादा लगेगा। ठीक है, कहते हैं प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो एरिया जो है वो प्रेशर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो एरिया जब कम है तो प्रेशर यहाँ पे ज्यादा लगेगा तो वो धंस जाएगी। ठीक, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब है जिसका उल्टा उल्टा रिश्ता हो, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब जिसका सीधा सीधा रिश्ता हो। तो जितना ज्यादा पार्टिकल का साइज होगा वो उतना आसानी से, उतना जल्दी ही सेडिमेंट हो जाएगा। डेंसिटी की भी बात कर ले तो जिसकी डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी वो उतना हैवी होगा, उतना हैवी होगा तो उतनी आसानी से जाकर के बैठ जाएगा। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। स्पीड्स की बात करें तो जितना ज्यादा स्पीड होगा जो हमारा प्रोसेस है वो उतना जल्दी, उतना अच्छे से कंप्लीट होगा। तो इसकी बात कर ले तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। डिस्टेंस की बात करें या पाथ ऑफ रोटेशन की बात करें तो ये भी जितना ज्यादा होगा और हमारा काम भी उतना जल्दी होगा। विस्कोसिटी ऑफ सैंपल्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ भी कहानी उलट जाती है। विस्कोसिटी किसी भी सैंपल में जितनी ज्यादा, वो सैंपल जितना ज्यादा विस्कस होगा, विस्कस बोले तो जैसे आप वाटर और ऑयल ले लीजिए, तो ऑयल और वाटर को किसी सरफेस पे गिराओ तो पानी क्या होगा, वो जल्दी बह जाएगा, लेकिन ऑयल जो होगा वो धीरे धीरे, क्योंकि उसमें विस्कोसिटी ज्यादा है। तो विस्कोसिटी जिसकी ज्यादा, जितनी ज्यादा होगी सेपरेशन उतना स्लो होगा। तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? फिर आता है एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। भैया इतना कुछ पढ़ा, पूरी राम कथा पढ़ ली, तो इस राम कथा का यूज क्या है? हालांकि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इस राम कथा का यूज क्या है। हम डेयरी इंडस्ट्रीज में, लैबोरेटरीज में और इंडस्ट्रीज वगैरह में इसका यूज करते हैं। तो आइए वन बाय वन देख लेते हैं कि हम इसका यूज कहाँ कहाँ कर रहे हैं और क्या है। फॉर सेपरेशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स इन लैबोरेटरीज एंड इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज और लैबोरेटरीज में दो मिसिबल लिक्विड्स जो होते हैं उनके सेपरेशन के लिए हम किसका यूज करते हैं? हम सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज करते हैं। यूजफुल इन द पैथोलॉजिकल टेस्ट, दैट इज ब्लड टेस्ट, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड टेस्ट वगैरह के लिए मैंने पहले ही बताया था कि इसका यूज करते हैं। ठीक है,
फिर इसमें क्या होता है, सीवेज ट्रीटमेंट में भी यूज करते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट में कैसे यूज करते हैं, क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि जो सीवेज ट्रीटमेंट होता है, वाटर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है, उसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टैंक्स होते हैं। पहले टैंक में जाता है तो उसमें से क्या करते हैं, हाथ से पिक करके जो बड़े बड़े कचड़े होते हैं उनको हम निकाल लेते हैं। फिर उसको हम नेक्स्ट टैंक में डालते हैं, नेक्स्ट टैंक में भेज के क्या करते हैं, वेट करते हैं उसकी चीज़ों को सेपरेट होने का। जब वो सेपरेट हो जाती हैं तो फिर उस जो ऊपर की जो लिक्विड बचती है उसको हम दूसरे टैंक में, तो उसमें हम साइंटिफिकेशन करा देंगे। तो साइंटिफिकेशन जब करा देते हैं तो उसमें जो भी लिक्विड, जो भी कम मॉलिक्यूल्स होंगे, जो हैवी मॉलिक्यूल्स होंगे, जो पानी को खराब कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, वो सेपरेट आउट हो जाएगा, पानी क्लियरली हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका यहाँ भी यूज करते हैं। और डेयरी इंडस्ट्री में तो करेंगे ही भाई, पूरी कहानी ही यहीं से शुरू हुई थी। तो जब कहानी ही यहीं से शुरू हुई थी तो इसको हम नहीं छोड़ सकते, इसको हम भूल नहीं सकते। तो यहाँ पे इसका यूज रहेगा ही रहेगा। तो ये था पूरा हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिकेशन के बारे में कि साइंटिफिकेशन क्या है, कैसे इसकी हिस्ट्री क्या क्या थी, इसकी कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं, कहाँ पे क्या हो रहा है और कहाँ कहाँ इसका यूज़ है, ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में देख लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू।